Morning children, today I am teaching you a new chapter in history. The name is 18th century political formation. After the decline of Mughal Empire, many states became independent. तो मुगल एम्पायर की डिक्लाइन के बाद कई स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गए. In 1765, how the British had successfully grabbed major chunks of territory in eastern India. तो 1765 के बाद तो जो ब्रिटिशर्स थे वो भी ईस्टर्न साइड से इंडिया में आने लग गए थे और धीरे धीरे करके इंडियन टेरिटरीज़ को कैप्चर करने लग गए थे. In this chapter we will read about the emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 18th century from 1707 when औरंगज़ेब died. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नए स्टेट्स इमर्ज होके आ रहे थे जब मुग़ल एम्पायर वीक पड़ गया था औरंगज़ेब की डेथ के बाद. एम्पायर एंड लेटर मुगल्स. The Mughal reached its height of its success and started facing a variety of crises towards the end of 17th century. तो जो मुग़ल एम्पायर था उसने अपनी जो कामयाबी की ऊंचाई है वो अचीव की थी, लेकिन 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे करके कम होने लग गई थी. ये कई वजह से थी, क्योंकि जो औरंगज़ेब थे उन्होंने अपनी जो मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज था उसको डिप्लीट कर दिया था, क्योंकि वो लगातार डेक्कन में वॉर फाइट करने जाते थे. इसी तरह जो उनके जो सक्सेसर्स थे, जो आने वाले जो रूलर्स थे मुगल्स के, वो एफिशिएंट नहीं थे और ये उस टाइम पे जो नोबल्स थे दे बिकेम पावर, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था. अपॉइंटेड एज गवर्नर्स बाय द मुगल्स ऑफन कंट्रोल द ऑफिस ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो मुग़ल एम्परर्स नोबल्स को गवर्नर अपॉइंट करते थे वो दूसरे ऑफिसेस जैसे मिलिट्री रेवेन्यू ऑफिसेस भी कंट्रोल करते थे. इससे नोबल्स के हाथ में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर आ जाती थी. पीसेंट्स एंड ज़मींदार रिबेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दिस प्रॉब्लम. तो पीसेंट्स से ज़मींदार ने भी कई जगहों पे रिवोल्ट करना शुरू कर दिया मुगल्स के अगेंस्ट. सो इससे इनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई. The Mughal emperors after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority in the hands of provincial governors. तो जो मुग़ल एम्परर्स जो औरंगज़ेब के बाद आए थे तो वो जो पावर जो शिफ्ट हो रही थी नोबल्स के हाथ में वो उसको रोक नहीं पा रहे थे. So of this economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, attacked India. तो इसी क्राइसिस के बीच में जो रूलर थे ईरान के, उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया और यहाँ से बहुत सारा वेल्थ लूट के ले गए. दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाय द रेड्स बाय अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली. तो इन्हीं के बाद जो अफ़गानी रूलर थे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने भी इंडिया में 5 टाइम्स इन्वेड किया. इन रिसीव प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स द एम्पायर वॉज फर्दर वीकन बाय कॉम्पिटिशन अमॉन्ग नोबल्स. तो पहले से ही प्रेशर मुग़ल एम्पायर झेल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद जो नोबल्स थे उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था, इससे मुग़ल एम्पायर और वीक पड़ गया. तो जो लेटर मुगल्स थे वो इनके हाथ में एक टाइप के पपेट्स थे और ये जो नोबल्स थे अपने हिसाब से किसी को भी किंग बना देते थे और किसी को भी हटा देते थे. स्टेट्स विद द डिक्लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ मुग़ल एम्पर द गवर्नर कंसोलिडेटेड अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. जब मुगल्स की अथॉरिटी डिक्लाइन हुई तो उस टाइम पे जो गवर्नर्स थे प्रोविंसेस के वो दे स्टार्टेड बिकमिंग पावरफुल. थ्रूआउट 18th century द मुग़ल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड टू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. तो 18th century में जो मुग़ल एम्पायर था वो इट स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू इंडिपेंडेंट स्टेट्स. तो जो 3 स्टेट्स जो इमर्ज होकर आए उस टाइम पे दे वर बंगाल, हैदराबाद एंड अवध. निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ द फाउंडर ऑफ हैदराबाद was one of the most powerful members of the court of Mughal emperor. तो निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ जो हैदराबाद स्टेट के फाउंडर थे वो मुगल्स के टाइम पे वो बहुत ही पावरफुल नोबल माने जाते थे. तो उनके पास पहले से ही पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर थी. तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने सारी की सारी पावर अपने हाथ में ली और वो हैदराबाद के रूलर बन गए. सादत खान वॉज अपॉइंटेड एज सूबेदार ऑफ अवध इन 1722. तो सादत खान को अवध का सूबेदार 1722 में बनाया गया. तो जो अवध था इट वाज अ प्रॉस्परस रीजन. तो सादत खान के पास तीनों ऑफिसेस थे, सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी. तो इसका एडवांटेज लेते हुए उन्होंने जो अवध स्टेट था इसको मुग़ल अथॉरिटी से इसको इंडिपेंडेंट कर दिया एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ दैट रीजन. मुर्शिद अली खान वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल अंडर द मुगल्स.
तो मुर्शिद अली खान मुग़ल्स के अंडर में बंगाल के गवर्नर थे। तो इन्होंने भी जो हैदराबाद और अवध के जो रूलर्स थे उनकी तरह इन्होंने भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया और जो बंगाल था उसको मुग़ल्स की अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट कर दिया और वहाँ के खुद रूलर बन गए। जागीर्स ऑफ राजपूत। मैनी राजपूत किंग्स पर्टिकुलरली दोज बिलोंग टू एम्बर एंड जोधपुर हैड सर्व अंडर मुगल्स विद डिस्टिंक्शन। तो कई राजपूत किंग्स थे, खासकर एम्बर और जोधपुर के, उन्होंने मुग़ल्स के टाइम पे काफ़ी अच्छी तरह से सेवा की थी। इन एक्सचेंज दे परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर्स। तो इसके बदले में जो मुग़ल्स थे उन्होंने इनको अपने जागीर्स में उनको काफ़ी ऑटोनॉमी दे रखी थी। सो दीज रूलर्स आल्सो वांटेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन्स। तो ये जो राजपूत रूलर्स थे ये जो आसपास के जो एरियाज़ थे वहाँ पे भी इस अपना रूल को एक्सटेंड करना चाहते थे। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ एम्बर वॉज गवर्नर ऑफ मालवा। तो राजा अजीत सिंह जोधपुर के थे, उन्हें गुजरात की गवर्नरशिप दी गई थी और सवाई राजा जय सिंह जो एम्बर के थे उन्हें मालवा की गवर्नरशिप मुगल्स ने दी थी। Organization of Sikhs into a political community during 17th century helped in the state building in पंजाब। तो जो सिख्स थे जो वो पॉलिटिकल फोर्स के रूप में ऑर्गेनाइज हुए 17th सेंचुरी में, तो इसने जो स्टेट था पंजाब का उसको बिल्ड करने में हेल्प की। कई बैटल्स लड़े गए गुरु गोबिंद सिंह और मुगल्स के बीच। तो उनकी डेथ के बाद जो सिख्स को जो लीडरशिप दी मुगल्स के अगेंस्ट वो दी थी बांदा बहादुर ने। तो 1715 में बांदा बहादुर को मुगल्स ने कैप्चर कर लिया और उनको 1716 में एग्जीक्यूट कर दिया। इट इंस्पायर्ड खालसा विद द बिलीव दैट द डेस्टिनी वाज टू रूल। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा में ये बिलीव भरा था कि उनकी जो डेस्टिनी है वो राज करने की है। देयर वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन इनेबल देम टू पुट अप अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर। तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी खालसास की वो इतनी वेल नेट थी कि इस वजह से वो मुगल्स के अगेंस्ट वो कामयाब हो गए थे। मराठा किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजन दैट अरोज आउट ऑफ अ सस्टेन ऑपोजिशन टू मुगल रूल। तो जो मराठा किंगडम थे वो दूसरी पावरफुल रीजन था जिसने मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया था। शिवाजी ने मराठा किंगडम इस्टेब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ मराठा आर्मी विच इंक्लूडेड वॉरियर्स एंड पीजेंट्स। तो शिवाजी की डेथ के बाद जो मराठा जो पावर थी वो पेशवास के हाथ में आ गई थी। मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। पेशवास के अंडर में मराठा आर्मी बहुत सक्सेसफुल हुई थी। 1720 के बाद द मराठा अम्पायर एक्सपैंडेड। 1720 के बाद मराठा का जो अम्पायर वो एक्सपैंड हुआ। सबसे पहले मालवा इसके कंट्रोल में आया, फिर गुजरात इसके कंट्रोल में आया, इसके बाद धीरे धीरे करके दिल्ली को अपने कंट्रोल में किया। बाद में इन्होंने राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु को भी अपने कंट्रोल में किया। दिस मिलिट्री कैंपेन मेड द अदर रूलर हॉस्टाइल टुवर्ड्स द मराठास। इन कैंपेन की वजह से मराठास के जो ग्रुप्स थे, दूसरे ग्रुप्स, वो उनके दुश्मन बन गए। और जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो मराठास की हेल्प करने कोई नहीं आया। द जाट्स, लाइक अदर स्टेट्स, द जाट्स कंसोलिडेटेड द पावर ड्यूरिंग लेट 17th एंड 18th सेंचुरीज। दूसरे स्टेट्स की तरह जाट्स ने भी अपनी जो पावर है 17th और 18th सेंचुरी में बढ़ाई। इनका जो एरिया ऑफ कंट्रोल था वो दिल्ली और आगरा के बीच में था। जाट्स व प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट। तो जाट्स थे वो फार्मर्स थे, प्रॉस्परस फार्मर्स थे। तो इन्होंने अपना जो एरिया था वो पानीपत और बल्लभपुर टाउन में भी इन्होंने एक्सपैंड किया। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो सूरजमल के अंडर में जो भरतपुर किंगडम था इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। दिस एंड द चैप्टर। थैंक यू।